गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 10 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीनिंग एंड टाइप। कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका मीनिंग और उसके टाइप्स कितने होते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता क्या है। इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी ना, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हम हमारे बिजनेस में हमें परफॉर्म करनी है उनको पहले से क्या कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर लेते हैं, पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो वही हमारी क्या थी, ऑर्गेनाइजेशन थी। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस से जो रिजल्ट निकल के आया, मतलब जो हमारा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, जो हमारा प्रोसेस तैयार हुई, वही हमारी क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप विच इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न होता है जो हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप्स के बारे में बताता है। किसके बीच में, अमंग एम्प्लॉयज़ और पोस्ट के बारे में। और जो हम काम पे बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के अंदर बनाते थे। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो, अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस रिस्पेक्ट इज वेदर द पैटर्न और फॉर्म और डिज़ाइन और द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है या अलग अलग होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, द नेचर ऑफ द वर्क एंड द साइज आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच इंटरप्राइजेस। मतलब हर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या होता है, नेचर अलग होता है, उनके काम करने का तरीका अलग हो सकता है, बिज़नेस के साइजेस भी क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए जो हमारा बिज़नेस का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब जितना बड़ा बिज़नेस होगा उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग तरीके का होगा, छोटा बिज़नेस होगा तो छोटे तरीके से होगा। ठीक है। तो अब हमारी अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। उस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। समझ में आए। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर होते हैं मेनली 4 टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 2 दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। दूसरा है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ द होल इंटरप्राइजेज। मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द मेजर फंक्शंस और एक्टिविटी टू बी परफॉर्म बाय इट। मतलब हमारी बिजनेस के अंदर जितनी भी मेजर एक्टिविटीज़ हैं, मतलब जो हमारे मेन काम्स हैं, उनके बेसिस पे जब हम क्या करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, मोस्ट सिंपल, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल होती है ये वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, और सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, मोस्ट प्रिवलेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे बिजनेस के अंदर परफॉर्म होने वाली है, उन सभी एक्टिविटीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं। हमने कहा ना कि ऑर्गेनाइजेशन को किसके बेसिस पे डिवाइड कर देना, उनकी एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। तो इट मीन जितनी भी एक्टिविटीज़ बिजनेस में परफॉर्म होने वाली है उनको क्या कर देना, अलग अलग डिपार्टमेंट बना देना। और डिपार्टमेंट के बाद अगर आपको लगता है कि एक डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा काम है तो आगे सब डिपार्टमेंट उसमें बना देना। उसी हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखो एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको इसमें बताया गया है कि जैसे देखो आपने क्या किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे शेयर होल्डर होंगे, वो तो ओनर होते हैं, वो क्या करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, एक जनरल मैनेजर होगा। लेकिन अब जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी उनके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, आगे हमारे डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर दिया। जैसे अगर हमारा प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड बिजनेस है तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसकी मार्केटिंग भी ज़रूरी होगी बेचने के लिए, उसके बाद फाइनेंस भी हमें चाहिए, और उसके बाद हमें पर्सनल एम्प्लॉयज़ को भी रखना होगा, या फिर इसके साथ हम एक और रख सकते हैं, परचेज डिपार्टमेंट भी रख सकते हैं। ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी बिजनेस में परफॉर्म होने वाली थी, उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया। अब आपको लगता है कि मार्केटिंग में काफ़ी सारा काम हो सकता है कि हमें प्रोडक्ट को बेचना भी है, उसकी सेल प्रमोशन भी करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट को आगे हमने सब डिपार्टमेंट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जैसे सेल डिपार्टमेंट वो क्या करेगा, सिर्फ प्रोडक्ट की सेल करेगा। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेकर, और मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगा जो मार्केट के बारे में क्या करेगा, रिसर्च करेगा। तो इन द सेंस ये हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होने वाली थी उसके बेसिस पे जब हमने क्या कर दिया, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तब उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस भी अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट क्या होगा, एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट क्या है हमारा, बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब
मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम फंक्शनल बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं तो हमें स्पेशलाइजेशन का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। वो कैसे मिलेगा? अब देखो हर एक्टिविटीज़ को आपने क्या कर दिया, उनकी अलग अलग डिपार्टमेंट को उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग आपने डिवाइड कर दिया। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है। अब ईच डिपार्टमेंट हो गया, और ईच डिपार्टमेंट में हमें एम्प्लॉयज़ तो रखना पड़ेगा, उसका एक हेड रखना पड़ेगा। मतलब जो परचेज डिपार्टमेंट का हेड होगा वो परचेज मैनेजर कहलाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड प्रोडक्शन मैनेजर कहलाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एवरी एक्टिविटीज़ के ऊपर उनके एक्सपर्ट्स को क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया। और वो बार बार उसी काम को करते हैं, तो हर बारी वो क्या करेंगे, कम से कम टाइम में पूरी एक्टिविटीज़ को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, जिससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड हमारा होता है कोऑर्डिनेशन इज़ एस्टेब्लिश। इसमें क्या करते हैं, सभी जो पर्सन्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने उनके पास स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो उनके लिए काम करना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। और अपने डिपार्टमेंट में जितने भी वो काम होने वाले हैं उनको क्या करते हैं, अच्छे से कॉपरेट करके काम करते हैं। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हमारी सभी बिजनेस की एक्टिविटी विदाउट एनी हर्डल के कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड होता है मैनेजरियल एफिशिएंसी इज़ इंक्रीज। इट मीन्स क्या कहना चाहता है कि अगर हम बार बार उसी काम को करते रहेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ आता है हमारा मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। मतलब जो हमारे एफर्ट्स हैं, मतलब हम जो उसमें एफर्ट्स लगाते हैं काम को पूरा करने के लिए, जो मेहनत करते हैं, वो कहीं भी डुप्लीकेसी नहीं होती। मतलब एक ही काम को कभी भी दो बार नहीं किया जाएगा। मान लो प्रोडक्शन का काम है, कुछ भी चीज़ बनानी है, हम कहाँ पे बनाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दो बार उस काम को करने की ज़रूरत नहीं है। अब प्रोडक्शन हमने कर दिया, उसको सेल कौन करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगी। तो सभी उसका डिसीजन कौन लेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट लेगी। तो हमें कोई भी काम को दो बार नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोई काम छूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग इज़ फैसिलिटेटेड। मतलब हमारे लिए ट्रेनिंग लेनी क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट पे हमने अलग अलग वर्कर्स को रखा, अलग अलग एम्प्लॉयज़ को रखा। अगर उन्हें ट्रेनिंग देनी होती है तो हमें पता होता है उन्हें कुछ चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, और ट्रेनिंग देना हमें भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। उसके बाद है इक्वल वेटेज टू ऑल द फंक्शन। हम क्या करते हैं, हर फंक्शन को क्या दी जाती है, इक्वल वेटेज दी जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, वेटेज का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस देना। इट मीन्स हमने हर एक्टिविटी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी है, जिससे हमारी सभी एक्टिविटी क्या होंगी, अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन उनके डिसएडवांटेजेस, उनकी कमियाँ या फिर उनकी सीमाएँ क्या हैं। फर्स्ट है हमारा इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हैं उसको हम इग्नोर करते हैं। इट मीन्स जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, सभी डिपार्टमेंट क्या करेंगे, अपने अपने ऑब्जेक्टिव को, मतलब जो डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव है उनको ही पूरा करने में लगे रहेंगे, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को छोड़ देंगे। जैसे हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहेगा, मुझे अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना है। वो बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन क्या पता वो मार्केट में जाके ना बिके, तो क्या बिज़नेस का ओवरऑल प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकेगा, बिज़नेस ग्रोथ कर सकेगा, नहीं करेगा। तो इट मीन्स वो क्या करते हैं, डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश करते हैं, बट ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन। मतलब डिपार्टमेंट के अंदर सब डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से मिल जाता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब 2 या 3 डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट क्या चाहते हैं, अपने वर्क को सही करना चाहते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट को कभी भी नहीं चेक करते। तो उनके बीच में कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। ओके स्टूडेंट्स।